नमस्कार। विद्या भारती मध्य क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक गणित पर चर्चा करेंगे जिस पर हमारे पास श्री देवेंद्र राव जी देशमुख उपस्थित हैं, जो अखिल भारतीय संयोजक हैं वैदिक गणित के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के। आज हम उनसे जानेंगे कि वैदिक गणित क्या है और हमें इस पर कैसे कैसे क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं भाई साहब का आभार व्यक्त करती हूँ और उनसे जानूंगी कि वैदिक गणित के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। भाई साहब बताइएगा, आप विद्या भारती के कार्य से कब से जुड़े हुए हैं? नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में मैं तो 1990 में आचार्य के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर सिवनी में आया और गणित विषय का विद्यार्थी रहा। गणित विषय के आचार्य के रूप में कार्य आरंभ किए। 1993 में हमारा वैदिक गणित का प्रशिक्षण वर्ग हुआ। 1995 में वैदिक गणित विद्या भारती के पाठ्यक्रम में आया और माननीय रोशन लाल सक्सेना जी क्षेत्र के संगठन मंत्री थे। उनकी प्रेरणा से 1998 में और पूर्णकालिक के रूप में, और मैं इस काम में उस समय से लगा हुआ हूँ। और इस समय मेरे पास में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में अखिल भारतीय वैदिक गणित संयोजक इस प्रकार की जिम्मेदारी है। आपके पास अभी इसका दायित्व क्या है? हाँ, दायित्व यही अखिल भारतीय संयोजक वैदिक गणित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, इस विषय के संपूर्ण प्रचार प्रसार की व्यवस्था, उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, उसका साहित्य, उसकी गतिविधियां, ये सब काम मेरे जिम्मे है। भाई साहब, आपकी वैदिक गणित के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई? ऐसा है कि गणित में रुचि थी ही, और मैंने कुछ अपने विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल के समय पे कुछ काम किया मूलांक गणित नाम से। तो मुझे लगा कि ये कोई नई चीज हो गई बाद में। और जब 93 में वैदिक गणित का वर्ग हुआ, वहां पर मैंने ये सब दिखाया, तो वो लगभग वैदिक गणित के ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग थे बीजांक से संबंधित। और उस वर्ग में स्वाभाविक रूप से वैदिक गणित कोई व्यक्ति पढ़ता है तो अभी तक हमारा अपना और बाकी लोगों का भी अनुभव ऐसा है कि वो बहुत सहज सरल और रोचक होने से, उपयोगी होने से और रुचि उत्पन्न हो जाती है। और मेरी भी हो गई, और फिर मैंने उसका अभ्यास भी किया। तो प्रशिक्षण वर्ग 93 फिर 95 में विद्या भारती में आ गया, और धीरे धीरे इसके और भी प्रशिक्षण वर्ग हो गए, कुछ स्वाध्याय भी करते रहे, तो रुचि बढ़ती ही गई। अभी देश में वैसे वैदिक गणित की स्थिति क्या है? वैदिक गणित शिक्षण की स्थिति अपने विद्या भारती के विद्यालय जो देश भरे में, संपूर्ण देश में हिमालय से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम त्रिपुरा तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अपने जो विद्या भारती के विद्यालय हैं, उसमें वैदिक गणित शिक्षण के लिए साहित्य है। अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान से प्रकाशित साहित्य है। अपने विद्या भारती मध्य क्षेत्र में भी 3 पुस्तकें वैदिक गणित की 1999 से ही, वैदिक गणित भाग 1, 2, 3, ये अपने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। आचार्य निर्देशिका कुरुक्षेत्र से उपलब्ध है। तो कमोबेश देश भरे के शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं, और कक्षा 1 से 12वीं तक ही वैदिक गणित शिक्षण की व्यवस्था हो गई। पहले 8वीं तक था, अब 9, 10, 11, 12 के लिए भी वैदिक गणित की भारत में गणित की उज्जवल परंपरा इस नाम से पुस्तकें अपनी तैयार हुई हैं, और इस साहित्य का उपयोग ये हो रहा है। आचार्यों के प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं। अब जो अन्य संस्थाओं की स्थिति है, उसमें भी अब लोगों की रुचि जागृत हुई है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने के कारण से भी
अन्य संस्थान भी पढ़ाते हैं कुछ जगहों पर, तो इसकी विधिवत कक्षाएं होती है, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, और विद्या भारती में तो निश्चित रूप से और ये संचालित है और इसका लाभ भी हो रहा है। विद्या भारती में वैदिक गणित की काफी उपयोगिता है, लेकिन फिर भी सरकार इनको मान्यता क्यों नहीं दे पा रही है? ऐसा क्या कारण है? सरकारों में एकदम मान्यता नहीं दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ शासकीय पाठ्यक्रम में अपने विद्या भारती के प्रयत्नों से और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये शासकीय गणित पाठ्यक्रम में आया है। कुछ लोगों के कुछ कारण रहते हैं, अन्य जगहों पर भी प्रयत्नशील हैं। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में और विद्यार्थियों से चर्चा में एक बार केदारनाथ से संबोधन के समय, तो मेरी जानकारी में लगा 5 बार उन्होंने विद्यार्थियों से और लोगों से वैदिक गणित पढ़ने का आग्रह किया है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। तो होगा, धीरे धीरे मन बनेगा, थोड़ा वैदिक गणित के प्रति समय लगा, लेकिन अब स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये निश्चित रूप से आगे अपना आग्रह बराबर रहेगा और ये सरकारों में भी धीरे धीरे ये आएगा। भाई साहब, आपने वैदिक गणित का अध्ययन कहाँ से किया है? वैदिक गणित का अध्ययन तो हमारा प्रशिक्षण वर्गों में हुआ, और प्रशिक्षण वर्ग होने के बाद रुचि उत्पन्न हुई तो फिर स्वाध्याय से और स्वयं के अभ्यास, कुछ विशेषज्ञों से और अन्य अन्य विद्वानों के साहित्य से अपना अभ्यास हमने किया, और बाद में फिर उस अभ्यास के कारण ही और कुछ साहित्य भी तैयार किया, और अभ्यास अध्ययन तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो अभी भी चलते रहता है। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि हमें, अगर हमारे मन में कोई इच्छा है तो इसके लिए हमें कोई विशेष डिग्री की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, हम स्वाध्याय के द्वारा भी अपने विषय को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्या आपके द्वारा कोई इसमें पुस्तक भी लिखी गई है? हाँ, ऐसा है कि गणित के विद्यार्थी प्रशिक्षण वर्ग या बिना प्रशिक्षण वर्ग के स्वाध्याय से भी सीख सकते हैं, और पुस्तकें तैयार की है विद्यार्थियों के लिए। वैदिक गणित भाग 1, 2, 3 1999 से ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों में ये पढ़ाई भी जा रही है। आचार्यों के लिए भी आचार्य निर्देशिका भाग 1, 2 ये कुरुक्षेत्र में प्रकाशित है। भारत के प्रमुख गणिताचार्य, भारत में गणित उज्ज्वल परंपरा प्रदर्शनी, तो एक अच्छा साहित्य विद्या भारती में ये तैयार हुआ है, और अन्य विद्वानों के सहयोग से भी साहित्य तैयार हुआ है। भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा पुस्तकें कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए, और मैंने भी पुस्तकें इसके लिए लिखी हैं। आप इसके लिए, आप वैदिक गणित से रिलेटेड अपने अभिभावकों, विद्यार्थियों और सभी को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभिभावकों की गणित के बारे में जो एक धारणा है कि गणित कठिन विषय है, और वो बच्चों को भी ये धारणा लाते हैं कि भाई देखो गणित कठिन विषय है। तो ये हो सकता है कि उनके लिए कठिन रहा हो, लेकिन बच्चे के लिए सरल हो, तो आरंभ में ये सावधानी बरतनी चाहिए माता पिता को कि बच्चे को उससे भयभीत नहीं करना। और यहाँ तक कि माता पिता तो बच्चों को बताते हैं, लेकिन गणित के शिक्षक भी कई बार बच्चों को बता देते हैं कि देखो भाई गणित कठिन विषय है, जबकि गणित सरल है, रोचक है। और वैदिक गणित के कारण से वर्तमान गणित पाठ्यक्रम तो और सरल, सहज, रोचक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका भयपूर्ण वातावरण, नकारात्मक वातावरण अभिभावकों द्वारा बनाया जाता है, और शिक्षक तो ये सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को जैसे सब विषय हैं वैसे गणित विषय है, तो ऐसी स्थिति में इसको भी सहज सहज में खेल खेल के माध्यम से सीखा जा सकता है, और वैदिक गणित तो उसको और सरल, सहज, रोचक बनाता है। तो बच्चों को
इस विषय को भी अन्य विषय की तरह ही रोचक और सरल सहज मानना चाहिए। तो अभिभावकों से आग्रह ये है वो भी पढ़ लें। विद्यार्थी जैसे शिक्षक जीवन भर विद्यार्थी रहता है, तो अभिभावक भी वैदिक गणित विधियां सीख सकते हैं। वो और अपने बच्चों को उसके लिए साहित्य और रुचि उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से उपयोगी। हमने देर से सीखा, यदि हम वैदिक गणित समय से सीखते तो हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन में और भी लाभकारी होता। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी आज अनेक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखते हैं, जबकि हम लोगों ने तो गणित के साथ साथ शिक्षण की इसकी व्यवस्था शिशु मंदिर विद्या मंदिरों में की है। तो मेरा तो सबसे आग्रह यही होगा, जब प्रधानमंत्री जी बच्चों से आग्रह कर चुके हैं लोगों से कि वैदिक गणित पढ़नी चाहिए, तो निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता है और स्वीकार्यता भी बढ़ रही, देश में ही नहीं दुनिया में भी बढ़ रही है। इतना ही मैं आग्रह करूंगा इस संबंध में। इसका भविष्य क्या हो सकता है भाई साहब? देखिए, गणित का, वैदिक गणित का तो भविष्य है ही है। गणित तो प्राचीन काल से वर्तमान और भविष्य तक के लिए ये प्रासंगिक विषय है ही। और वैदिक गणित से या गणित से तो व्यक्तियों के भविष्य बनते हैं, तो इसलिए इसके भविष्य तो उज्जवल है और इसके भविष्य से हम सबका और देश का भी भविष्य, दुनिया का भविष्य भी इसी से उज्जवल होगा। अब तो विद्या भारती में अखिल भारतीय स्तर पर गणित के मेले भी अलग से लगने लगे हैं और वैदिक गणित के साथ साथ में उसके प्रश्न मंच की गतिविधियां हैं, बच्चों के लिए पत्र प्रस्तुतिकरण है, गणित के प्रयोग हैं और गणित के मॉडल हैं। तो इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर पहले से भी होते थे और अब गणित के मेले ये अलग से करके इस विषय को और प्राथमिकता के साथ में इसको, क्योंकि भारत में गणित की उज्जवल परंपरा प्राचीन काल से रही है, हमारे देश का योगदान बहुत है। तो उस दृष्टि से, और अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें भी भारत केंद्रित शिक्षा की बात आ गई है। तो भारत केंद्रित शिक्षा का मतलब यही है भारतीय ज्ञान परंपरा को आज की पीढ़ी से अवगत कराना। तो उस दृष्टि से इसका भविष्य और भविष्य के गणितज्ञ तैयार करना और वर्तमान में गणित के अच्छे शिक्षक तैयार करना, इस सब दृष्टि से वैदिक गणित की उपयोगिता बहुत है और इसको लोग अनुभव भी करते हैं और जिनको अभी नहीं तो आगे भविष्य में इसकी आवश्यकता और विशेषता के कारण इसकी स्वीकार्यता भी होगी और इसका लाभ आगे की पीढ़ी को हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है। आगे भी विद्या भारती इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी और जो कुछ संभव होगा वो अपनी संस्था के अलावा अन्य संस्थाओं में भी साहित्य है, प्रशिक्षण है, उस दृष्टि से हम लोग अन्य सहायता भी उपलब्ध कराएंगे, अभी भी कराते हैं। जैसे आज के युवाओं में होड़ है नौकरी के लिए, तो क्या वैदिक गणित उसके लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, निश्चित रूप से करियर बना सकते हैं। हाँ, एकदम बना सकते हैं, क्योंकि गणित की उपयोगिता और वैदिक गणित कोई अलग से विषय है ऐसा नहीं है। वैदिक गणित स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने एक ग्रंथ लिखा है। ऐसे तो वैदिक गणित की परंपरा प्राचीन काल से, वैदिक काल से भारत में दिखाई देती, लेकिन स्वामी जी ने अपने परिश्रम से वैदिक गणित नाम की पुस्तक लिखी जो आजकल पढ़ाई जा रही है, जिसमें 16 सूत्र 13 उपसूत्र। तो उन विधियों की विशेषता के कारण से गणित शिक्षण सरल, सहज और रोचक हुआ है। और प्रतियोगिता परीक्षा में तो समय बचाना पड़ता है विद्यार्थियों को, तो इससे संगणन क्षमता बढ़ती है, शीघ्रता से गणना होती है। तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत उपयोगी है, पाठ्यक्रम में उपयोगी है। और एक बार गणित की दक्षता बढ़ गई और रुचि पैदा हो गई तो समझिए कि उसको प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ होगा, भविष्य के लिए भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से ये आज की पीढ़ी के लिए वरदान है, इसलिए तो लोग बाग इसको समय देकर, पैसा देकर के पढ़ रहे हैं
और अपने तो विद्यार्थी अभी से पढ़ रहे हैं तो उनकी गणितीय दक्षताएं बढ़ी, और अनेक विद्यार्थियों के, हमारे वैदिक गणित प्रश्न मंच के विद्यार्थियों ने जो प्रशासनिक सेवाओं में भी है उनके अनुभव, अभी विद्या भारती में वैदिक गणित की विकास यात्रा स्मारिका निकली, उसमें भी कुछ संस्मरण लोगों के हैं। और वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के 145वें शंकराचार्य, वो भी इसके प्रचार के लिए काफी प्रेरित करते हैं। उनके भी गणित दर्शन पर, गणित के इतिहास पर और गणित के व्यवहारिक पक्ष पर 3 बिंदुओं पर ध्यान देकर के हमको पढ़ना चाहिए, ऐसा स्वामी जी की भी दिशा निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं। तो गोवर्धन मठ श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ 143वें शंकराचार्य और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 145वें शंकराचार्य, उस मठ की परंपरा और उस मठ के इस योगदान को विद्या भारती जन जन तक पहुंचाने की जो 1995 से पाठ्यक्रम शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रवाह चला है, वो अभी अब काफी इस कार्य का व्याप हो गया है सरकारों में, देश में, दुनिया में। तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है और इससे ही विद्यार्थियों का और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई नौकरी पाना है तो उस बिहाफ में भी हमारे पास वैदिक गणित की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें वैदिक गणित को समझना चाहिए और इसका उपयोग अपने पाठ्यक्रम में भी जरूर करना चाहिए। आज के इस सत्र का आखिरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वैदिक गणित का समावेश, इसे किस तरह देखना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो मूल विषय, बहुत सी विशेषताएं उसकी है, बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े लक्ष्य के साथ इसको लाया गया है। इसमें भारत केंद्रित शिक्षा ऐसा एक जो विषय लिया, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जो मैंने पहले भी कहा कि भारत में गणित की उज्जवल परंपरा प्राचीन काल से है और गणित के क्षेत्र में दुनिया में भी भारत का योगदान अपनी अंक पद्धति है, उसकी विशेषताएं हैं, और केवल अंकगणित में नहीं तो गणित की अन्य शाखाओं में भी भारत का योगदान और भारत के गणितज्ञों का योगदान है। तो उस भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं को ही जोड़ने का एक विषय है। तो उसमें वैदिक गणित तो निश्चित रूप से भारतीय योगदान गणित के क्षेत्र में एक अद्भुत योगदान है और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको लेकर के हम वैदिक गणित तो पढ़ाते ही हैं, इसलिए वो मैंने आपको जानकारी दिया कि भारत में गणित की उज्जवल परंपरा प्रदर्शनी है, गणित के पत्र प्रस्तुतिकरण विद्यार्थियों और आचार्यों के लिए है, गणित मेले का विषय है, गणित के विशेषज्ञों को जोड़ना, गणित की संगोष्ठियां करना, तो वो सारा विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए बहुत अवसर आए हैं और भारतीय योगदान को नई पीढ़ी को अवगत कराना। जिस एक पक्ष का थोड़ा माने ऐसा कहना चाहिए गणित में वो कमजोर पक्ष था पुराने समय में, उतने जो चर्चा की जानी चाहिए थी, जिस रूप में लाया जाना था, तो विद्या भारती में तो था ही था। अब ये गणित जगत में शासकीय और अन्य जगहों पर भी ये अवसर है और ये सामग्री और ये विशेषताएं आएगी, तो इसका उपयोग उसमें और अवसर है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। और अब ये विषय चर्चा में आने लगा है, पाठ्यक्रम में भी आएगा, पुस्तकों में भी आएगा और भारतीय गणितज्ञों की जानकारी आज की पीढ़ी को भी निश्चित रूप से होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज वैदिक गणित का हमें अनुभव प्राप्त हुआ। आज की इस परिचर्चा के विषय की प्रथम सत्र में आप उपस्थित रहे, जिसमें आपने वैदिक गणित का अपना अनुभव साझा किया। इसके लिए आपको विद्या भारती मध्य क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।